नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर रखी थी भारत की स्थिति एवं विस्तार की। दोस्तों, आज इस भारत की स्थिति और विस्तार को हम देखिए आगे पढ़ते हैं कि यहाँ से देखिए किस तरीके के प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें ताकि प्रत्येक चीज है वो आपके समझ में आ जाए, यानी प्रत्येक चीज की कंडीशन है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार में आगे की स्थिति को। तो यहाँ पर मित्रों सबसे पहले आपको यहाँ से याद करना है भारत का मानचित्र। देखिए मित्रों, यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से भारत का मानचित्र है वो याद करना है। ये देखिए मित्रों, आपके सामने भारत का प्यारा सा मानचित्र आप सारे के सारे स्टूडेंट है वो बनाना शायद सीख गए हैं अभी तक। इस तरीके से आप भारत का मानचित्र बनाइए और इसी भारत के मानचित्र पर आप सारी की सारी स्थिति को यहां से याद कीजिए। देखिए किस तरीके से आपको भारत की ज्योग्राफी है वो मित्रों याद होती है। ये भारत का आपके सामने मानचित्र है और इस मानचित्र में देखिए मित्रों, तो ये वाली दिशा आपके सामने उत्तर दिशा है, ये वाली दिशा आपकी दक्षिण दिशा है, इस वाली दिशा की बात करें मित्रों ये आपकी पश्चिम दिशा है और इस वाली दिशा की बात करें तो मित्रों ये है आपकी पूर्व दिशा। अब पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारत का अक्षांश और देशांतर क्या है। भारत के अक्षांश में अंतर कितनी डिग्री मिनट का है, देशांतर में अंतर कितनी डिग्री या मिनट का है, जिसके साथ साथ हमने कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इनके बारे में मित्रों हमने चर्चा की थी। अब देखिए मित्रों, यहां से हमने पढ़ा था कि भारत है, इस भारत के मध्य से, ये जो आपका भारत है इस भारत के मध्य से देखिए मित्रों आपके सामने कौन सी रेखा गुजरती है, तो यहां से हमने पढ़ा था कर्क रेखा। मित्रों कौन सी रेखा यहां से गुजरती है, कर्क रेखा, जिसको हमने नाम दिया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, और यहां से हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो खींची थी। यहां से मित्रों आपके सामने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो हमने पढ़ी थी। ये है मित्रों आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जहां से भारत का मानक समय लिया गया। अब देखिए मित्रों, अगर इस 82 डिग्री से पहले देखें तो यहां पर मित्रों आपके सामने देखिए एक रेखा आती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहां पर है मित्रों आपके सामने देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री आपकी है मित्रों देशांतर रेखा, और इस देशांतर रेखा को मित्रों कहा जाता है आपके सामने ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। और इस कर्क रेखा से नीचे देखें मित्रों तो यहां पर आपके सामने देखिए एक रेखा आती है, और इस रेखा की बात करें तो मित्रों यहां पर आपके सामने जो रेखा आती है वो रेखा देखिए कौन सी आती है, तो ये वाली जो रेखा है मित्रों वो आपकी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ग्लोब में पढ़ा था भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा को मित्रों कहा जाता है आपके सामने विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। अब देखिए यहां से इसकी ग्लोबीय स्थिति को हम पढ़ेंगे, साथ के साथ हम इनका अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार और देशांतरीय दृष्टि से यदि विस्तार देखें तो मित्रों ये वाली चीज मैंने आपको बता रखी कि 0 डिग्री से ऊपर का पूरा भाग है, ये भाग आपके सामने मित्रों कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो देशांतरीय दृष्टि से इधर ये पूरा का पूरा भाग है, ये आपके सामने कौन से गोलार्ध में आता है मित्रों, पूर्वी गोलार्ध में आता है।
देखेगा। यानी जब आप यहां पर ग्लोब को देखेंगे मित्रों, तो ये आपके सामने देखिए ग्लोब है। इस ग्लोब में आपकी ये 0 डिग्री है और यहां पर भी आपके सामने ये 0 डिग्री है। देखिए पहले आप यहां से इस 0 डिग्री को पढ़ेंगे, ग्लोब में आप पढ़ के आ चुके हैं इन चीजों को, तो पहले इनको क्लियर कीजिए। यह है यहां पर ग्लोब का केंद्र बिंदु। इस 0 डिग्री से ऊपर का जो भाग है वो भाग मित्रों आपके सामने देखो कौन से गोलार्ध का आता है, उत्तरी गोलार्ध का आता है। जबकि 0 डिग्री से नीचे का जो भाग है ये भाग आपका कौन से गोलार्ध का आता है मित्रों, ये दक्षिणी गोलार्ध का आता है। क्लियर हुई बात। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। और यहां पर मित्रों मैंने कह रखा है कि यहां पर ये आपकी 0 डिग्री है, यानी ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और यहां से देखा जाए मित्रों तो यहां पर आपके सामने देखिए इस ग्लोब के बीचों बीच ये एक रेखा खींची गई है। इस रेखा का नाम है मित्रों आपके सामने 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी इसको नाम दिया था हमने ग्रीनविच रेखा। ये देशांतर रेखा है, जबकि ये 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है। अब इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा की इधर वाले भाग की बात करें, ये पूरा का पूरा भाग देखें तो मित्रों ये आपके सामने पूरा का पूरा भाग कौन से गोलार्ध का होगा, तो याद रखिए मित्रों ये पूर्वी गोलार्ध का भाग होगा। और इसके इधर वाला भाग ये पूरा का पूरा भाग है, ये आपके सामने कौन से गोलार्ध का हो जाएगा, ये आपका मित्रों पश्चिमी गोलार्ध का हो जाएगा। मित्रों ये जो मैं आपको सारी की सारी इनकी जो कंसेप्ट बता रहा हूं, बस ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, फिर आपके प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए, आपका प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। मैं जिस तरीके से आपको इनकी जो कंडीशन बता रहा हूं, इनकी जो लोकेशन बता रहा हूं, लोकेशन से आप क्वेश्चन को उठाइए और वहीं से इनका आंसर दे दीजिए। रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, केवल मित्रों आपको समझना है और समझ करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो देना है। तो इधर वाला देखिए 0 डिग्री से इधर पूरा भाग है वो पूर्वी गोलार्ध का, 0 डिग्री से इधर वाला भाग ये पश्चिमी गोलार्ध का। यानी देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो देशांतर रेखा की इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति देखो कहां पर है मित्रों, यहां पर आते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने एशिया महाद्वीप की स्थिति ये है मित्रों, आपके सामने देखिए कौन सा महाद्वीप, ये मित्रों आपके सामने देखो यहां पर आपके सामने ये एशिया महाद्वीप की स्थिति है। इस प्रकार से मित्रों आपके सामने ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए इस पर कि ये आपके सामने एशिया महाद्वीप है। अब यहां से देखेंगे तो कर्क रेखा की बात करें मित्रों, तो कर्क रेखा देखिए आपकी इस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से गुजरती है या नहीं गुजरती। यहां से आपकी देखिए मित्रों कर्क रेखा है वो यहां से गुजरती है। यहां पर आपकी मित्रों ये रेखा कौन सी आती है, कर्क रेखा, जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में आती है। क्लियर हुई बात। अब देखिए अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत, देखिए अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो देशांतरीय दृष्टि से मित्रों कौन से गोलार्ध में आ गया, पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से देखिए मित्रों भारत कौन से गोलार्ध में आ रहा है, पूर्वी गोलार्ध में। क्योंकि आपको ये पता है कि ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में ये जो आपका देश है, ये देश आपका मित्रों कौन सा है, भारत है। कौन सा देश है, भारत है। तो भारत से देखिए यहां से ये कर्क रेखा गुजर रही है, तो ये भारत है जो आपका अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में चला जाएगा और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में चला जाएगा। क्लियर इतनी बात। लेकिन अगर इनकी ग्लोबीय स्थिति की बात करें मित्रों, तो यहां से देखिए ग्लोबीय स्थिति देखें तो भारत की ग्लोबीय स्थिति क्या निकल कर आएगी, तो यहां से मान सकते हैं उत्तर
और यहां से मान सकते हैं मित्रों आप पूर्व। तो ग्लोबीय स्थिति यानी कौन सी हो जाएगी आपके सामने? उत्तर पूर्व। ग्लोबीय स्थिति क्या आ जाएगी? उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व के बीच की जो दिशा आ रही है वो उत्तर पूर्व आ रही है। अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो आपका एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में भारत है वो कौन सी दिशा में आता है? तो मित्रों यहां पर आप देख सकते हैं ये एशिया महाद्वीप की उत्तर दिशा है, ये एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा है, ये एशिया महाद्वीप की पश्चिम दिशा है और यहां से पूर्व दिशा। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि भारत देखो कौन सी दिशा में आ रहा है एशिया महाद्वीप के। तो आप ध्यान दीजिए कि एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो दक्षिण व दक्षिण पूर्व में, यानी एशिया महाद्वीप के हिसाब से देखें भारत, तो एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में भारत आता है? दक्षिण व दक्षिण पूर्व में आ रहा है, क्योंकि भारत की स्थिति देखिए यहां से दक्षिण में भी आ रही है और इधर से देखेंगे तो देखिए ये वाला इतना इतना हिस्सा आ रहा, केवल एशिया के मानचित्र में केवल इतना इतना हिस्सा आ रहा है, बाकी ये वाला हिस्सा भी जाएगा। तो यहां से देखिए उत्तर पूर्व का भाग है वो आपका यहां से निकल करके आ जाएगा। क्लियर हुई मित्रों इतनी बात? ये आप यहां से देखेंगे तो सारी की सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हुई या नहीं? पहले तो ये आप जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि इतनी चीज आपके समझ में आई या नहीं आई। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है मित्रों तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे की चर्चा है उनके ऊपर भी बात कर लें। अब देखिए मित्रों आगे हम देखें तो भारत की देखिए लंबाई कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है। लंबाई देखिए मित्रों हमेशा ऊपर से नीचे है वो मापी जाती है, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है वो देखिए पूर्व से पश्चिम या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं मापी जाती। तो भारत की देखिए अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई ऊपर से नीचे आएगी। कई बार क्वेश्चन में आता है कि भारत की लंबाई कितनी है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं भारत की चौड़ाई बता देते हैं। प्रश्न पूछा जाता है भारत की चौड़ाई कितनी है तो लंबाई बता देते। अगर लंबाई पूछे तो लंबाई बतानी है और चौड़ाई पूछे तो मित्रों चौड़ाई ही बतानी है। और देखो वो कैसे आपको याद करनी है, कंफ्यूज होने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं होगी, कहीं पर भी संभावना नहीं होगी आपकी। देखिए लंबाई हमेशा आप याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण, लंबाई मित्रों याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई याद करेंगे आप यहां से देखिए पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। लंबाई आप याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण। तो मित्रों सबसे पहले देखिए भारत की लंबाई, भारत की अगर लंबाई की बात करें मित्रों तो भारत की लंबाई कितनी है? तो लंबाई आपकी उत्तर से दक्षिण होगी। क्या होगी? उत्तर से दक्षिण तक। और कितनी है? तो मित्रों याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। बहुत ही आसान है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों। 3214 देखो 3 2 1 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 4, आसानी से याद हो जाएगी। तो ये तो है आपके सामने लंबाई। उसके बाद में देखिए मित्रों अगर भारत की चौड़ाई की बात करें तो भारत की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपके सामने कितनी प्राप्त होगी? 2933 किलोमीटर। कितनी प्राप्त हो जाएगी? 2933। लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और चौड़ाई आपके सामने आ रही है मित्रों पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई, और वो है मित्रों आपके सामने 2933। अब मित्रों दिमाग में रखो कि लंबाई आपकी है देखो 3 2 1 4, यह है 3 2 1 4, यानी 4 संख्या याद रखनी है। अब देखो लंबाई जब आपको भारत की पता है, चौड़ाई देखो आसानी से याद हो जाएगी। दो दो जोड़े बना लो। क्या बना लो? दो दो जोड़े। दो दो जोड़े बनाओगे तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है यहाँ पर 32 और यहाँ पर है 14, तो 14 जो संख्या है उसको पहले ले लो। पहले लोगे तो यहाँ पर देखिए 14 से पहले क्या है? 2 है, तो 14 दूनी कितना करना है? 28। 14 दूनी कितना करना है? 28।
और 28 में 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 29। फिर देखिए यहाँ पर लिखा 32 और 32 में 1 जोड़ना है। 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33। तो 14 दूनी 28, 28 और 1 29 और 32 के मायने 1 जोड़ना है 33, तो हो जाएगी 29 33। ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। अब देखो लंबाई कहां से कहां तक है, तो यहां पर मित्रों हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर आपके सामने देखिए ये पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, इधर वाला भाग जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, इधर ये जम्मू एंड कश्मीर का भाग हो गया और इधर वाला भाग मित्रों आपके सामने किसका हो गया है? लद्दाख का। तो यहाँ पर आपकी जो लंबाई शुरू होती है वो मित्रों कहां से शुरू होती है? तो याद रखिएगा इंदिरा कोल से। कौन से कोल से? इंदिरा कोल से। इंदिरा कोल से लंबाई शुरू होती है। और यहाँ पर देखो भारत का कौन सा राज्य आता है मित्रों? यहाँ पर भारत का राज्य आता है तमिलनाडु। कौन सा राज्य आता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में यहाँ पर आपको स्थान मिलेगा मित्रों कौन सा? याद रखोगे कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी? तो याद रखिए कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी को मित्रों कहा जाता है कुमारी अंतरिक्ष। क्या कहा जाता है? कुमारी अंतरिक्ष। और कुमारी अंतरिक्ष को मित्रों कहा जाता है कैप कैमोरिन। क्या कहा जाता है? कैप कैमोरिन। तो ये तो हो गई लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, जो इंदिरा कोल आपकी लद्दाख से शुरू होकर के कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिक्ष, कैप कैमोरिन, तमिलनाडु तक खत्म होती है। जबकि मित्रों चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपको पता है 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिमी देखिए मित्रों यहाँ पर आपके सामने कौन सा राज्य आता है? तो दिमाग में रखना यहाँ पर भारत का गुजरात राज्य, और इस गुजरात में यहाँ पर आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है गोरमोता। गोरमोता, गोरमोता नाम स्थान आ सकता है, सरक्रिक आपके सामने नाम आ सकता है, या फिर आपके सामने मित्रों कच्छ का क्षेत्र आ सकता है, या फिर आपके सामने नारायण सरोवर भंज का नाम आ सकता है। नारायण सरोवर भंज ये नाम आपको मिल सकता है। ये नारायण सरोवर भंज है मित्रों। भय पर बिंदी है, फिर जय, भंज, जो गुजरात में वहां से शुरू होती है। और वहां से शुरू होने के बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा क्षेत्र आता है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में आपको स्थान मिलेगा यहाँ पर देखिए किविथु। कौन सा स्थान मिलेगा? किविथु मिल सकता है, आपको लेज स्थान मिल सकता है, आपको वालांगू नामक स्थान है वो मिल सकता है। ज्यादा मिलने की संभावना किविथु रहेगी। यहाँ पर आपको गोरमोता नामक स्थान मिलेगा, यहाँ पर आपको किविथु मिलेगा, यहाँ पर इंदिरा कोल मिलेगा, यहाँ पर कन्याकुमारी मिलेगा। तो ये तो ही मित्रों लंबाई और चौड़ाई की बात। अब लंबाई भी आपको पता है, चौड़ाई भी आपको पता है, लेकिन यदि भारत की लंबाई और चौड़ाई में यदि अंतर की बात करते हैं मित्रों, तो अंतर देखिए कितने का था। अब पहले तो दिमाग में देखो कि लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई। लंबाई है आपकी 3214 और चौड़ाई है 2933। तो 2933 ज्यादा है या 3214? मेरे हिसाब से मित्रों आपको दिखाई दे रहा है कि 3214 है, ये ज्यादा है। और चौड़ाई आपके सामने देखिए कमारी, तो 3214 में से देखिए आप 2933 घटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा मित्रों, 1 बचेगा। 11 में से आप 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 29 है, या यहाँ पर 12 करोगे तो 12 में से देखिए 10 घटाओगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर का अंतर आ जाएगा? 281 किलोमीटर का अंतर रहेगा। यानी भारत की लंबाई व चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है मित्रों? याद रखिए 281 किलोमीटर का अंतर होगा। यानी लंबाई चौड़ाई में अंतर, लंबाई व चौड़ाई में अंतर। लेकिन ये भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं मित्रों, लंबाई व चौड़ाई में अंतर, तो अंतर होगा 281 किलोमीटर का। फिर देखिए ध्यान से सुनिए मित्रों, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ सकता है कि यदि भारत के मानचित्र में
उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींच दी जाए और एक पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींच दी जाए तो भारत के मध्य में कौन सा राज्य आपको प्राप्त होगा? तो मित्रों याद रखना, भारत के मध्य में आपको मध्य में मध्य प्रदेश मिलेगा। यदि भारत के मानचित्र में उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींच दी जाए और एक पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींच दी जाए तो भारत के मध्य में कौन सा राज्य होगा? तो मध्य में देखो, मध्य में मध्य प्रदेश होगा। क्लियर इतनी बात? तो ये चीज आपके दिमाग में आ गई। इनका भी आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और मित्रों वो वाली बात मैंने आपको क्लियर करके बता दी कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी दृष्टि से भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में, और भारत की ग्लोबीय स्थिति है वो उत्तर पूर्व है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए आगे चलते हैं। तो मित्रों यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में देखिए यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत है, इस भारत की अगर आकृति की बात करें मित्रों, इस भारत की अगर हम आकृति की बात करें, भारत की आकृति, तो भारत की आकृति है वो मित्रों किस प्रकार की है? तो याद रखोगे चतुष्कोणीय। किस प्रकार की है? भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। मित्रों याद रखिए, भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय, जबकि राजस्थान की आकृति है वो विषमकोण चतुर्भुज के समान है। लेकिन इस भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति है वो मित्रों पतंग के समान भी मानी जाती है। भारत की आकृति है वो पतंग के समान भी मानी जाती है। लेकिन भारत की आकृति पतंग के समान किसने बताई थी? तो याद रखिए मित्रों स्ट्रेबो ने। स्ट्रेबो नाम का जो व्यक्ति है, इसे स्ट्रेबो ने भारत की आकृति है वो पतंग के समान बताई थी। कहा जाता है कि ये जो स्ट्रेबो है ये कहां से संबंध रखता है? यूनान से रखता है, या फिर आपके सामने ऑप्शन में कहीं ना कहीं पर रोमन नाम मिल सकता है। यानी स्ट्रेबो है ये यूनानी और रोमन व्यक्ति था जो भूगोलवेत्ता था एक, और ऐसे स्ट्रेबो ने भारत की आकृति है वो पतंग के समान है वो बताई थी। क्लियर है बात? तो यहां पर भारत की आकृति आपसे पूछे तो चतुष्कोणीय है, लेकिन इसकी आकृति स्ट्रेबो ने पतंग के समान बताई थी। क्लियर है मित्रों? उसके बाद में देखिए अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में देखिए यहां से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मित्रों सूर्य है वो सबसे पहले उदय है वो कहां होता है? तो अगर दिशा के हिसाब से पूछे तो सूर्य हमेशा देखिए पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम जो दिशा है वहां पर छिपता है। मान लीजिए कि यहां पर मित्रों आपके सामने देखो, ये मान लिया हमने सूर्य, क्या मान लिया यहाँ पर? सूर्य। ये मित्रों यहाँ पर आपका सूर्य है। अब सूर्य हमेशा देखिए कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है। तो यहां पर देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय वो कौन से राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। मित्रों ध्यान रखें कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, जिसको ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था? तो याद रखना उसको नेफा कहा जाता था। याद रखिए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, जिसे ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था? नेफा कहा जाता था। लेकिन भारत में सूर्योदय देखिए बाद में, अरुणाचल प्रदेश के बाद में देखिए ऐसे उदय होता होता चलेगा, और सबसे अंत में सूर्योदय कौन से राज्य में होगा? गुजरात में होगा। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा? गुजरात राज्य में। लेकिन भारत में यदि सूर्योदय में देखा जाए तो पूर्व से पश्चिमी छोर में कितने घंटे या मिनट का अंतर होगा, या भारत के अरुणाचल प्रदेश व गुजरात राज्य में सूर्य उदय में कितने घंटे या मिनट का अंतर होगा? तो दोस्तों जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो मैंने लगभग आपको बता रखा कि 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। यानी कहने का मतलब 1 घंटा आपके सामने 57 मिनट है और 12 सेकंड का अंतर है वो आता है। कितने का आता है? 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का अंतर आता है, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर है वो प्राप्त होता है। क्लियर है बात?
तो इसका आप मित्रों स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे की चर्चा है उस पर भी चर्चा कर लें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको आगे की जो प्रक्रिया है उनके बारे में भी अवगत कराता हूं। तो स्क्रीनशॉट शायद आपने मित्रों ले लिया होगा। अब देखिए, एक विद्वान का नाम शायद आपने सुना होगा, डॉक्टर क्रेसी। ये जो डॉक्टर क्रेसी हैं, इसे डॉक्टर क्रेसी ने भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा है वो दी थी। किसने मित्रों? डॉक्टर क्रेसी ने। इसे डॉक्टर क्रेसी ने भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा है वो प्रदान की थी। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल आते हैं, इनके ऊपर देखिए मित्रों हम चर्चा करते हैं। देखो, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं मित्रों, सबसे पहले दिमाग में रखना है भारत का मानचित्र। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने देखिए भारत का जो आपका मानचित्र है, उस मानचित्र को मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, तो आप इसी पर इन चीजों को समझ लीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपके सामने ये भारत है। क्या है यहाँ पर? ये आपके सामने देखिए मित्रों भारत का मानचित्र है, और बहुत ही प्यारा मानचित्र मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। देखिए, चाहे आप किसी भी प्रकार से इस मानचित्र को याद कीजिए, साम दंड भेद कोई भी चीज अपनाए, लेकिन भारत का मानचित्र है वो थोड़ा सा आपको बनाना आना चाहिए, और साथ के साथ इनके राज्यों का आपको पता होना चाहिए। तो मित्रों, ये है आपके सामने भारत। अब यहां पर बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए उपमहाद्वीप, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए दोस्तों कितने देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा 5 देश शामिल है। 5 देश है ये मुख्य रूप से शामिल है, जबकि सांस्कृतिक रूप से देखा जाए मित्रों, तो सांस्कृतिक रूप से 2 देश आपके सामने और शामिल है। और कुल मिलाकर के कितने देश आते हैं आपके सामने? 7 देश आते हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा है, भारत को देखिए उपमहाद्वीप की संज्ञा, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा है वो भारत को किसने दी थी? तो याद रखेंगे डॉक्टर क्रेसी। ये डॉक्टर जो क्रेसी हैं, इन्होंने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा है वो दी थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो मित्रों याद रखिए 5 देश आते हैं, और 5 देश है ये मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें 2 देश हैं वो आपके सामने देखिए सांस्कृतिक रूप से शामिल है। कौन से रूप से? सांस्कृतिक रूप से शामिल है। तो 5 देश मुख्य रूप से और 2 सांस्कृतिक रूप से शामिल है। कुल मिलाकर के 7 देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया गया है। अब मित्रों, पहले तो वो 5 देश देखते हैं मुख्य रूप से जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो पहले सबसे पहले यहां से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों आपके सामने सबसे पहले देश आता है कौन सा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर आपको देश मिलेगा कौन सा? नेपाल। और नेपाल के बाद में मित्रों यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है भूटान। यानी सबसे पहले आपके सामने पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, और भूटान से आप नीचे आएंगे तो मित्रों यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा, और उस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या है मित्रों? बांग्लादेश। और एक आपके सामने यहाँ पर आ गया कौन सा देश मित्रों? तो यहाँ पर ये आपका प्यारा सा देश है भारत। तो यहाँ पर आप संख्या काउंट कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत से ले तो भारत से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर है भारत का, दूसरा नंबर ले सकते हैं पाकिस्तान का, तीसरा नंबर ले सकते हैं नेपाल का, चौथा नंबर ले सकते हैं भूटान का, और 5वां नंबर ले सकते हैं बांग्लादेश का। तो ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा है वो दी गई। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्रम से मानचित्र पर याद रख लीजिए। उसके बाद में मैंने कहा कि डॉक्टर क्रेसी ने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा है वो प्रदान की थी।
डॉक्टर क्रेसी ने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा वो दी थी और भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश मुख्य रूप से शामिल है। क्लियर है। लेकिन देखिए मैंने कहा कि 2 सांस्कृतिक रूप से देश शामिल और है, कुल मिलाकर के 7 देश वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तो मित्रों यहां पर आपको एक देश मिलेगा और उस देश का नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। और एक है मित्रों यहां पर आपके सामने देखिए, यहां पर आपके सामने श्रीलंका। यहां पर मित्रों आपके सामने एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। तो यहां पर ये श्रीलंका और मालदीव की बात करें, श्रीलंका और मालदीव की बात करें तो ये सांस्कृतिक रूप से शामिल है। मित्रों दोनों ही देश है ये सांस्कृतिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल। और मुख्य रूप से पूछे तो 2 देश आपके सामने आएंगे। सांस्कृतिक रूप से 2 देश हैं और मुख्य रूप से 5 देश हैं। कुल मिलाकर के 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तो बोलो दोस्तों ये चीज आपकी समझ में आई या नहीं? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि यहीं से आपकी याद हो जाए भारतीय उपमहाद्वीप। डॉक्टर क्रेसी ने कहा था कि भारत एक उपमहाद्वीप है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? मुख्य रूप से 5 हैं और सांस्कृतिक रूप से 2 है। कुल मिलाकर कितने हैं? 7 देश। मुख्य रूप से पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और यहां से देखो मालदीव, श्रीलंका। ये मालदीव और श्रीलंका सांस्कृतिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। लेकिन मित्रों आप लोगों को पता है कि भारत के इधर देखो, इधर वाला भाग पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है? ये जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? यहाँ पर ये पूरा का पूरा भाग जल से घिरा हुआ है। इधर से ये पूरा का पूरा भाग इधर जल से घिरा हुआ है। गिरा हुआ या नहीं गिरा हुआ? ये पूरा का पूरा भाग इस प्रकार से देखिए जल से घिरा। यानी इस जल वाले क्षेत्र की बात करें मित्रों तो यहाँ पर इस भारत के दक्षिण भाग में देखा जाए तो यहाँ पर तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हिंद महासागर का भाग है। किसका भाग है? हिंद महासागर का। और भारत के दक्षिणी और पूर्वी भाग में यहाँ पर देखा जाए मित्रों तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके सामने बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है मित्रों, ये वाला भाग आपको पता होना चाहिए किसका है? अरब सागर का। ये अरब सागर का भाग है, इधर ये बंगाल की खाड़ी का है और यहाँ पर ये नीचे आपके सामने हिंद महासागर का हिस्सा है। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा देखिए यहाँ से क्यों प्राप्त होती है? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखिए आपके सामने एक पर्वत श्रेणी है वो शुरू होती है। इस प्रकार से मित्रों आपके सामने एक पर्वत श्रेणी का जाल है वो यहां से शुरू होता है। इस प्रकार से आपके सामने एक पर्वत श्रेणी का विस्तार आप लोगों के सामने आता है कुछ इस प्रकार से। यहां पर मित्रों आपके सामने पर्वत श्रेणी का जाल है और इसके नीचे का जो हिस्सा रखा गया है वो आपके सामने भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है। यहां से देखिए कुल मिलाकर के कितनी पर्वत श्रेणी आती है? तो इधर से देखा जाए तो यहाँ से 3 पर्वत श्रेणी आती, फिर यहाँ से 1 पर्वत श्रेणी है, फिर यहाँ से 1 पर्वत श्रेणी, फिर 1 यहाँ से आती। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं ताकि आपकी ये चीज दिमाग में बैठ जाए। देखो सबसे पहले यहाँ से बात करेंगे मित्रों कि ये जो आपके सामने कुछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा आएगा वो पर्वत श्रेणी आपके सामने आती है यहाँ से सुलेमान पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? सुलेमान पर्वत श्रेणी। और उसके बाद में देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो आपके सामने कौन सी पर्वत श्रेणी का आता है? कीर्थर पर्वत का। कौन सी पर्वत का आता है? कीर्थर पर्वत श्रेणी का। और उसके बाद में यहां से देखिए मित्रों तो यहाँ पर आपके सामने कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? तो याद रखेंगे हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का हिस्सा आता है। उसके बाद में मैंने कहा कि एक पर्वत श्रेणी देखिए यहां से आपके सामने जुड़ी हुई है और उस पर्वत श्रेणी का नाम है आपके सामने पामीर की गांठ। पामीर की गांठ, ठीक है। और उसके बाद में मित्रों यहां पर आती है आपके सामने हिमालय
पर्वत श्रेणी। यहां पर देखिए मित्रों, ये आपके सामने ये पर्वत श्रेणी का एक जाल आता है यहां तक, और वो है आपके सामने किसका, हिमालय पर्वत श्रेणी का। ये मित्रों हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और उसके बाद में ये जो पर्वत श्रेणी का जो जाल है, वो जाल देखिए मित्रों आता है आपके सामने अराकानयोमा पर्वत श्रेणी का। ये मित्रों अराकानयोमा पर्वत श्रेणी का है। तो ध्यान रखें कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो विभाजन करती है ये कुछ पर्वत श्रेणियां करती हैं, और यहां से एक जाल फैला हुआ है। यानी पहले आपकी सुलेमान पर्वत श्रेणी का भाग आता है, उसके बाद भी ये इससे किरथर पर्वत श्रेणी जुड़ी है, किरथर पर्वत श्रेणी से आगे हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है वो जुड़ी है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से आगे पामीर की गांठ जुड़ी हुई है, और उसके बाद भी ये हिमालय पर्वत श्रेणी है वो शुरू हो जाती है, और उसके बाद में ये अराकानयोमा पर्वत श्रेणी है वो शुरू हो जाती है। तो इसके नीचे देखिए इधर ये पाकिस्तान, यहाँ से आपका नेपाल, यहाँ से आपका भूटान, और इधर से आ गया बांग्लादेश, और ये आ गया भारत। तो ये 5 देश है वो उपमहाद्वीप में शामिल है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ से भी कुछ बातें याद रखनी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, और साथ के साथ अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी भारत की ज्योग्राफी में इनसे आगे की जो आपकी कड़ी है उस कड़ी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।